गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके सामने अपनी फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन की इस चैनल में एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पर्सन्स किसको कहा गया है, पर्सन क्या होते हैं और इस पर्सन के टाइप्स क्या क्या हैं, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पर्सन को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो पर्सन होते हैं, दो तरह के पर्सन होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं और दूसरे होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सन की पहले डेफिनेशन समझते हैं। पर्सन एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे वो पर्सन और ये बॉडी या अथॉरिटी या जुरिडिकल पर्सन को बनाया गया था और इस्टेब्लिश किया गया है या इनकॉर्पोरेटेड किया गया है किस ऑब्जेक्ट के लिए, ड्राइविंग इनकम, प्रॉफिट और गेन। चाहे इस पर्पस के लिए वो प्रॉफिट करें, चाहे प्रॉफिट ना करें, इनकम करें ना करें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये पर्सन्स की डेफिनेशन में आते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो पर्सन्स के अंदर 6-7 तरीके के पर्सन आते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, जिसको कि हम नेचुरल पर्सन भी कह सकते हैं। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो HUF हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो हमारा कानून है उसके हिसाब से HUF की वहाँ पे डेफिनेशन है और HUF कैसे बनाई जाती है उसका एक तरीका है। तीसरी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट के थ्रू रूल होती हैं। चौथी फर्म्स होती हैं जिनको पार्टनरशिप फर्म्स या LLP का नाम भी दे दिया जाता है, ये भी पर्सन है। 5वें नंबर पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं है। 6ठे नंबर पे होता है आपका लोकल अथॉरिटी। और 7वें नंबर का जो पर्सन है वो है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, विच इज नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज। जो ऊपर 6 संख्याओं में नहीं आते हैं, वो 7वें नंबर पर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को कवर किया गया है। अब ये इंडिविजुअल कौन है जी? ये इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड। और अब माइनर चाइल्ड की वैसे तो जो इनकम होती है वो क्लब होती है उसके पेरेंट्स के साथ में, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे माइनर खुद ही लायबल होता है इनकम टैक्स को इनकम में जमा कराने के लिए जो इनकम उसने अर्न करी होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दूसरे नंबर पे आती है। इनकम टैक्स के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज सच डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू लॉ से प्रेरित होकर फैमिली को बताया गया कि वो सारे लोग जो किसी कॉमन एनेस्टर से डिसेंडेंट होते हैं और उसमें उनकी वाइफ्स और उनकी डॉटर्स को भी शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पे फर्म आती है। फर्म का मतलब होता है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जिसको डिफाइन किया गया है, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अंदर जिनको डिफाइन किया गया है, वो फर्म के अंदर कवर होती हैं। यानी कि फर्म के अंदर 2 तरह की फर्म कवर हो जाती हैं। एक पार्टनरशिप फर्म कवर हो जाती है जो रूल्ड होती है, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है 1932 एक्ट के हिसाब से। दूसरा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है LLP के हिसाब से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के हिसाब से। चौथे नंबर पे आते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, तो प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग में ही इसका हम जो है इसका इसेंस निकाल सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होगा। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का सिंपल मीनिंग है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में ज्वाइन करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, किस लिए कि हम अर्न करेंगे कुछ इनकम, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाती है। और कोई जरूरी नहीं कि इसका बेस कॉन्ट्रैक्ट ही हो, तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट नहीं करते हैं और ये असेस्ड एज AOP माने जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने जाते हैं। फिर होते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ऐसे कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिविजुअल लोगों का ऐसा झुंड जो सम एक्टिविटी के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग करने के लिए आपस में कॉन्ग्लोमरेट होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ाव रखते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कुछ
इंडिविजुअल लोग आपस में मिले, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाया और अर्निंग करनी है, किसी पर्पस अर्निंग करनी है और अर्निंग के लिए आपस में जुड़ के अर्निंग कमाना, जिसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हैं। इसके अंदर कंपनीज, फर्म इसके मेंबर नहीं हो सकते, सिर्फ इंडिविजुअली होना चाहिए, जिसको इंडिविजुअल हमने नंबर 1 पे हमने डिफाइन किया गया था। फिर होता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब जैसे पंचायत होती है, म्यूनसिपालिटी होती है, म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये लोकल अथॉरिटी के अंदर आती हैं और ये भी एज ए पर्सन असेस्ड होती है इनकम टैक्स के अंदर। फिर होता है आपका आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी एक ऐसी एंटिटी है और ऐसा पर्सन है जो कि नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं, बट सेपरेट एंटिटी मानी जाती हैं आई के लॉ की नज़रों में, इनकम टैक्स की नज़रों में। ये डायरेक्टली कोर्ट में केस नहीं कर सकती हैं या इन पे डायरेक्टली केस नहीं किया, थ्रू एक मैनेजिंग पर्सन के थ्रू जो है अपना काम चलाते हैं। तो मैनेजिंग पर्सन ही आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बिहाफ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे गॉड, भगवान, आइडल्स, डेटीज, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये क्या कर सकते हैं? ये जो अपना डायरेक्टली लीगल कोई भी इशू करना है या कोई भी केस करना है इन पे होगा, तो डायरेक्टली भगवान पे कोई केस नहीं करेगा, उसके प्रीस्ट के थ्रू या मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, जो उसकी पूजा पाठ करते हैं, देख रेख करते हैं, उनके थ्रू होता है। इसमें कैसे आ सकता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? से कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं कि ये अगर कुछ एग्जांपल इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। एशियन पेंट प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंपनी है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक भी एक कंपनी है। ए एंड बी आर द लीगल एयर्स ऑफ सी, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। श्री कृष्णा एंटरप्राइज, ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पी एंड एस और उनका बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, ये क्या है? ये सब लोकल अथॉरिटी हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर इन सातों को पर्सन्स की डेफिनेशन में आता है। तो आपको ये देखना होगा फ्रेंड्स कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आप पर्सन्स हैं, क्या आप इंडिविजुअल हैं, क्या आप कंपनी के थ्रू अपना काम चला रहे हैं या पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आपको असेस्ड उसी कैटेगरी में इनकम टैक्स में किया जाएगा। आपकी जो भी इनकम होगी उसी में आपको उसकी असेसमेंट होगी, उसी में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी, उसी के नियमों के हिसाब से आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। और इसके अलावा जो भी इनकम टैक्स के और प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे मुटेटिस मुटेंडिस। तो कहने का भाव ये है, अलग अलग असेसी के लिए अलग अलग असेसमेंट, उसमें रेट ऑफ टैक्स दिए गए हैं, स्लैब्स दी गई हैं। तो उसी के हिसाब से आपको आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं आपको अपना सिलेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने टैक्सेशन की प्लानिंग करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर हम प्रेजेंट होंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका। तो हो सके तो मेरे उस पर कमेंट करिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव दीजिए, जिससे कि मैं इस चैनल को और आने वाली वीडियोस को और भी अच्छा और सुनिश्चित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा नया नया कंटेंट आपके सामने लाऊं, जिससे कि जो वीडियोस हैं और जितनी भी मैं इनपुट्स यहाँ पे दे रहा हूँ वो सब किसी न किसी पर्पस में किसी न किसी के काम आ सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। अगर आप किसी भी टॉपिक में मेरे से कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश करूंगा रिसर्च करके उस पर एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।